हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू इन सफलतम क्लासेस। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर शुरू किया। उसमें हमने बात की हमारे बकल कैविटी के अंदर, हमने बात की एनाटॉमी हम पढ़ रहे थे उसमें कि हमारे बकल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है, माउथ है, टंग है। तो आज की क्लास में हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे और आगे हम देखेंगे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसे हम आज की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखो ये डायग्राम हमने देखा था लास्ट क्लास में। इसमें हमने क्या पढ़ा था? माउथ पढ़ा था, हमारे बक्कल कैविटी की बात की थी। इसमें हमने टंग पढ़ा, टूथ पढ़ा, टूथ की हमने स्ट्रक्चर देखी कि किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, टंग का क्या काम होता है, ये हमने पढ़ा। देखो फेरिंग्स की जब हम बात करें तो फेरिंग्स को जो है दैट इज़ अ कॉमन पैसेज हम बोलते हैं कि फेरिंग्स इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स कौन सा प्लेस है? यहाँ आपको शो किया हुआ है, देखो कि यहाँ से हमारा माउथ ओपन हो रहा है इधर से, और यहाँ से हमारा नेजल पैसेज जा रहा है जहाँ से एयर जा रही है। तो फेरिंग्स में जाकर दोनों चीज़ें मिलती है। अगर हम यहाँ देखें कि फेरिंग्स की स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है, तो देखें ये हमारी क्या है, यहाँ पे ये देखें, ये हमारा यहाँ से नेजल पैसेज आया, ये हमारा यहाँ से माउथ की ओपनिंग आई। इसके बाद यहाँ से ये कॉमन पैसेज इस तरीके से जा रहा है नीचे। तो देखो ये तो यहाँ से तो जाएगी सिर्फ और सिर्फ एयर, बिकॉज इट इज़ अ नेजल पैसेज। और यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारा क्या क्या जा रहा है? माउथ से फूड प्लस एयर, दोनों चीज़ें जा रही है। तो ये जब यहाँ से जाती हैं तो आगे जो रीजन आता है उसे हम क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। बेटा फेरिंग्स को हम 3 सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड करते हैं? जो नोज से आ रहा है, नेजल पैसेज जो आ रहा है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? नेजोफेरिंग्स, या हम कहें नेजल फेरिंग्स हम इसे बोलते हैं, नेजल फेरिंग्स भी हम इसे बोलते हैं। इसके बाद जहाँ से हमारे माउथ की ओपनिंग हो रही है, जहाँ से फूड और एयर जा रहा है, उसे हम यहाँ से ऑरल कैविटी के लिए हम क्या बोलते हैं? ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। 2 पार्ट हो गए हमारे, ओरोफेरिंग्स हो गया। ओरोफेरिंग्स के बाद हम बात करें यहाँ पर जो नीचे वाला पोर्शन हमारा आ जाता है फेरिंग्स का, दैट इज लैरिंगोफेरिंग्स। जहाँ पे हमारा लैरिंग्स, जहाँ से हमारा वॉइस बॉक्स या जहाँ से हमारी विंड पाइप शुरू हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लैरिंगोफेरिंग्स हम बोलते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे? फेरिंग्स को 3 सेक्शन में हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ से एयर आ रही है, नेजोफेरिंग्स। इस एरिया के अंदर एक और ओपनिंग हमारी होती है जिसे हम बोलते हैं स्टेचियन ट्यूब। ये स्टेचियन ट्यूब जो कि हमारे ईयर से एक ओपनिंग निकलती है और वो हमारे नेजल पैसेज के अंदर आती है। देखते हो ना आप, काफ़ी बार क्या होता है, अगर हम ईयर ड्रॉप्स डाल रहे हैं, कान में अगर हम कोई भी ड्रॉप्स डालते हैं तो उसका टेस्ट हमें हमारे माउथ में आता है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ से यहाँ आ रहा है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, जब हम ईयर के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन ईयर की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे एक स्टेचियन ट्यूब की ओपनिंग होती है नेजोफेरिंग्स के अंदर। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें, ओरोफेरिंग्स के अंदर हमारा फूड और एयर आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ जब हम बात करते हैं तो ये जो लैरिंगोफेरिंग्स है, ये फेरिंग्स आगे जाकर यहाँ पर क्या बनाता है? 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस। तो यहाँ बेटा जी देखो, अगर हम देखें कि ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलते हैं? इसोफेगस हम इसे बोलते हैं, या इसे फूड पाइप भी बोला जाता है। तो ये हमारी इसोफेगस है, फूड पाइप है। फूड पाइप की जो ओपनिंग वाला जो हिस्सा होता है, ये जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, दिस इज नॉन एज गलेट। इसे हम क्या बोलते हैं? गलेट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इसी के ही साथ अगर हम यहाँ देखें तो एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और यहाँ पर यहाँ इसके भी ओपनिंग होती है, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर
ग्लॉटिस बोलते हैं। और इस ग्लॉटिस की ओपनिंग जहाँ पर हो रही है इसके ऊपर एक और लिम्फॉइड स्ट्रक्चर या हम कहें एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होती है, दैट्स लाइक दिस। एंड उस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को यहाँ क्या बोला जाता है? एपिग्लॉटिस। उसे हम क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस बोलते हैं। अब देखो इनका काम क्या होता है यहाँ पे, दैट इज द इसोफेगस। ये हमारी क्या है? फूड पाइप है कि भाई यहाँ से जो फूड एंट्री कर रहा है वो फूड कहाँ जाएगा? इस फूड पाइप में जाएगा। लेकिन हमने कहा कि यहाँ पे दोनों ट्यूब हमारी एक साथ है। फेरिंग्स जो होता है कॉमन प्लेस है फूड एंड एयर के लिए सॉरी। तो यहाँ दो पाइप की ओपनिंग है, एक हमारी विंड पाइप जिसको हम बोलते हैं, ये हमारी क्या हो गई यहाँ पर? विंड पाइप, जिसे हम ट्रैकिया भी बोलते हैं। विंड पाइप है, ये हमारी फूड पाइप है। अब इस विंड पाइप के ऊपर ये जो एपिग्लॉटिस है, दैट इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, वो उसे क्या करता है? कवर कर लेता है। कब कवर करता है उसे वो? कि जब यहाँ से फूड हमारा एंट्री कर रहा है। जब हम फूड खाते हैं, कोई भी खाना जब हम खा रहे हैं, तो वो फेरिंग से होता हुआ जब आगे जाता है तो वो कहाँ जाएगा? फूड पाइप में जाएगा। लेकिन तब जाएगा जब ये एपिग्लॉटिस इसको क्या कर लेगा? कवर कर लेगा। मीन्स अगर ये जो ट्रैकिया है ये कवर हो जाए तो हमारे फूड के पास क्या बचेगा? सिर्फ एक ही ओपनिंग बचेगी कि उसे जाना ही वहीं पड़ेगा, क्योंकि और कोई प्लेस ही नहीं है। तो वो कहाँ से एंट्री करेगा? यहाँ से गलेट में से एंट्री करेगा और इसोफेगस में से होता हुआ वो कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। ठीक है। तो इस एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है कि ये हमारे ट्रैकिया को कवर कर लेता है जब भी वहाँ से फूड एंट्री कर रहा है। ठीक है। तो ये इसको काम करता है। इसकी ओपनिंग को हम ग्लॉटिस बोलते हैं, इसकी ओपनिंग को हम गलेट बोलते हैं। तो फेरिंग्स से समझ में आया। फेरिंग्स वाला हिस्सा हमारा क्या है? ये दैट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, दोनों का कॉमन पैसेज होता है। ठीक है। अब यहाँ अगर हम देखें तो एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है? हमारी विंड पाइप। तो हमारे आगे की तरफ ये वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? हमारी विंड पाइप। और पोस्टीरियरली जस्ट इसके पीछे हम बात करें तो क्या प्रेजेंट होती है? इसोफेगस, हमारी फूड पाइप प्रेजेंट होती है। क्लियर है? तो दैट इज द फेरिंग्स। इसके बाद देखो हम देखें कि हमने टंग पढ़ा, टूथ पढ़ा, फेरिंग्स पढ़ा। अब यहाँ जब भी हम ऑरल कैविटी की जब हम बात करते हैं तो क्या हो रहा है ऑरल कैविटी में? कि ये जो चीज़ें हैं ये क्या कर रही हैं यहाँ पे? भाई टूथ ने क्या किया कि हमने जो खाना खाया उसको वो क्या कर रहा है? छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है। कि हमने ये पीस लिया फूड का, कि टूथ क्या करेंगे यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ दिस फिजिकल डाइजेशन करेंगे। फिजिकल डाइजेशन की उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर तोड़ते जा रहे हैं कि हमने ये जो खाना खाया था इसको उसने क्या किया? इन छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर तोड़ दिया। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डाइजेशन हो रहा है, जिसमें कौन हेल्प कर रहा है? हमारे जो टीथ होते हैं वो हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ फिजिकल डाइजेशन हुआ। इसके बाद जब वो फूड टंग ने क्या किया? उसको मिक्स कर दिया, सॉफ्ट हो गया वो। जब यहाँ पर फिजिकल डाइजेशन होता है, ये छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर उस फूड को एक बोल शेप दे देते हैं। इस तरीके की शेप उसमें आती है एंड दैट बोल शेप इज नोन एज बॉलस। और इसे हम क्या बोलते हैं? अब बॉलस बोलते हैं। कि माउथ के अंदर जब फिजिकल डाइजेशन हुआ तो किसकी फॉर्मेशन हो गई? बॉलस की फॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ ये जो फूड पार्टिकल मिक्स होकर बॉलस की फॉर्मेशन करते हैं तो किससे करते हैं? कि यहाँ पे ड्राई तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे टंग क्या करती है? सलाइवा के साथ, अभी हम उसे आगे पढ़ने वाले हैं, सलिवरी ग्लैंड से जो सलाइवा रिलीज हो रहा है, वाटरी फ्लूइड है, उसके साथ उसे मिक्स करती है, उसे सॉफ्ट बनाती है और फिर किसकी फॉर्मेशन कर देती है? यहाँ पे बॉलस की फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है। अब इस बॉलस को हम क्या करते हैं? स्वेलोइंग करते हैं, निगलते हैं। भाई खाना खा रहे हैं, माउथ के अंदर हमने फिजिकल डाइजेशन किया, हमारे टीथ ने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हम उसे क्या करेंगे? निगलेंगे, स्वेलोइंग। उस स्वेलोइंग को ही हम साइंटिफिक वर्ड जो अगर हम उसके लिए यूज़ करें बायोलॉजिकली, हम उसको क्या बोलते हैं? डेग्लुलेशन हम उसको बोलते हैं। ठीक है।
रेगुलेशन किसे बोलते हैं? मीन्स जो स्वेलोइंग हम कर रहे हैं, और स्वेलोइंग का मतलब यहाँ पर क्या होता है बेटा? निगलना, जिसे हम कहते हैं कि जो हमने खाना माउथ में चबाया है उसको जब हम निगल रहे हैं, दैट टर्म इज नॉन एज डेगुलेशन। तो हमारे माउथ के अंदर इतना सब कुछ हो रहा है, ये हमने पढ़ा। इसके बाद अब ये जो बॉलस है ये हमारे ऑरल कैविटी फेरिंग्स के बाद, फेरिंग्स से होता हुआ कहाँ जाएगा? इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसोफेगस बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। तो देखो इसोफेगस की जब हम बात करें तो इसोफेगस कैसे वर्क करती है, ये किस तरीके की स्ट्रक्चर है? यहाँ पर ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसोफेगस के अंदर जब फूड आता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? आगे धकेलना पड़ेगा, वो आगे उसको भेजना पड़ेगा। तो वो जो फूड है वो कैसे जाएगा? वो जो बॉलस है वो एंट्री कैसे करेगा? देखो कि जब उसको प्रेशर दिया जाएगा, जब हम उसको स्वेलोइंग करेंगे तो वो क्या बनाएगा? यहाँ पे इस तरीके से इसोफेगस की जो मसल्स हैं वो क्या करेंगी? रिलैक्स करेंगी, इस तरीके से फैलेंगी, और जैसे ही फैलेगी तो वो फूड पार्टिकल कहाँ एंट्री करेगा? बॉलस कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा? फिर से ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये इसके ऊपर अपनी एक पकड़ बनाएगा, और देन फिर वो वापस से फिर रिलैक्स करेंगी, फिर वो फूड पार्टिकल यहाँ आएगा। तो ये जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ये हमारे इसोफेगस फूड पाइप में चलता रहता है, एंड दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज नॉन एज पेरिस्टालसिस मूवमेंट, और उसे हम क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। क्या है ये? ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कि हमारी इसोफेगस के अंदर लगातार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता रहता है, कि इस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, और देन वो जो फूड पार्टिकल है वो कहाँ जा रहा है? बॉलस है वो कहाँ जा रहा है? नीचे स्टमक के अंदर एंट्री कर रहा है। अब देखो यहाँ पे कि अगर ये जो फर्स्ट ओपनिंग है हमारी इसोफेगस की, अगर ये सिर्फ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, अगर ये सिकुड़ जाएंगी तो क्या फूड पार्टिकल नीचे आएगा? नहीं आ सकता। वो तब तक नीचे नहीं आएगा जब तक वो रिलैक्स होकर ओपन ना हो जाए, कि उसे एक पर्टिकुलर प्लेस ना दे दे। तो हमारे इसोफेगस में क्या होता है? पेरिस्टालसिस होता है। इसोफेगस में कोई भी किसी भी तरीके का बेटा डाइजेशन नहीं होता है, कि किसी भी तरीके का, क्योंकि कोई वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड नहीं है, कोई एंजाइम नहीं है, या हम कहीं कोई हार्मोन नहीं है कि जो उसे क्या कर रहा है? डाइजेस्ट करने का काम कर रहा है। तो कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, दैट्स वाई वहाँ पे डाइजेशन नहीं होता। सिर्फ उसकी वॉल से क्या रिलीज हो रहा है? म्यूकस रिलीज हो रहा है, जो कि एज अ लुब्रिकेंट वहाँ पे वर्क करता है और उस फूड को नीचे स्टमक में पहुँचाने का काम करता है। तो दैट इज अवर इसोफेगस। नेक्स्ट बेटा देखो, हम देखें कि हमारी फूड पाइप से जो फूड है वो सीधा अब कहाँ एंट्री कर रहा है? हमारे स्टमक के अंदर एंट्री कर रहा है। स्टमक की हम बात करें, इट इज़ अ जे शेप ऑर्गन। अगर हम यहाँ देखें तो ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है, ये देखो, ये हमारी क्या आ रही है? इसोफेगस आ रही है। इसोफेगस ने एंट्री की यहाँ पर स्टमक के अंदर। अब इसोफेगस में से क्या आया? हमारा बॉलस आया, और वो बॉलस क्या कर रहा है? अंदर एंट्री कर रहा है स्टमक के अंदर। ठीक है, तो स्टमक क्या हो गया? हमारा जे शेप ऑर्गन हो गया। इस स्टमक के क्या होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। स्टमक को हम 4 पार्ट्स के अंदर यहाँ पर डिवाइड करते हैं। वो 4 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर देखो, सबसे पहला जो अपर रीजन यहाँ पर आता है, अपर पार्ट जो होता है दैट इज फंडस। देखो अगर हम इसे थोड़ा सा यहाँ ड्रॉ करें कि ये हमारी इसोफेगस आ रही है, इस इसोफेगस से ये इस तरीके की शेप आएगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पार्ट है दैट इज, इसे हम क्या बोलेंगे? फंडस बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा फंडस हो गया। इसके बाद जहाँ हमारी ये इसोफेगस फूड पाइप एंट्री कर रही है, एंट्री जहाँ करती है, ये यहाँ एंट्री कर रही है, तो ये पार्ट हमारा क्या कहलाता है? कार्डियक पार्ट कहलाता है। तो दिस इज अवर सेकेंड पार्ट।
कार्डियक पार्ट हो गया। देन थर्ड हम यहाँ पर बात करें, इसके बाद वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। देन लास्ट वाला जो पार्ट है जो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक पार्ट बोलते हैं। तो बेटा हमारे स्टमक के 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ हम देखें, फर्स्ट वन इज फंडस जो कि अपर मोस्ट रीजन है। सेकंड वन इज कार्डियक, जहाँ पर कार्डियक वो पार्ट होता है जहाँ हमारी फूड पाइप क्या कर रही है, एंट्री कर रही है। देन उसके बाद मिडिल हिस्सा जो बॉडी हमारी आ जाती है, एंड फोर्थ लास्ट वन इज अवर पाइलोरिक। अब देखो इनके फंक्शन की अगर हम बात करें तो क्या क्या होता है। अगर हम फंडस के रिगार्डिंग बात करते हैं तो फंडस क्या है, यहाँ पे अपर मोस्ट पार्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गैसेस प्रेजेंट होती है, कुछ नहीं होता वहाँ पे, कोई फूड वहाँ एंट्री नहीं कर रहा है, कोई डाइजेशन वहाँ नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे गैस प्रेजेंट होती है, दैट इज अवर फंडस। सेकेंड हम मेन पार्ट यहाँ पर बात करें, कार्डियक, दैट इज द मेन पार्ट, क्योंकि कार्डियक में ही हमारा फूड क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, यहाँ आ रहा है। इसके बाद पाइलोरिक जो होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा हुआ होता है, स्वॉलन हिस्सा, वो उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर पाइलोरिक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टमक के अंदर क्या क्या होता है, देखो स्टमक क्या कर रहा है, स्टमक के अंदर एंट्री किसने की है, बॉलस ने एंट्री की है। अब वो बॉलस को और क्या करेगा, ग्राइंड करेगा, चर्निंग करेगा, उसको और डाइजेस्ट करेगा धीरे धीरे। वहाँ पे सेवरल टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो कि उसको डाइजेस्ट करते हैं, कि उसे और सिंपल फॉर्म के अंदर वो लेकर आते हैं। तो स्टमक के अंदर बेटा चर्निंग होगी, ग्राइंडिंग होगी, एंड सम एंजाइम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट ड्यू टू विच डाइजेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस। अब वहाँ पर डाइजेशन होता कैसे है, क्योंकि स्टमक की वॉल के अंदर क्या होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। यहाँ इसकी जो वॉल हो गई, इसमें कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती हैं, एंजाइम्स को सीक्रेट आउट करती हैं, और वो एंजाइम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इस डाइजेशन में हेल्प करेंगे। देखो स्टमक की जब हम यहाँ बात करते हैं ना, तो स्टमक के अंदर क्या होता है, यहाँ पे कुछ स्फिंक्टर मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। लाइक जैसे ये हमारा ईसोफेगस है, ईसोफेगस से बॉलस आ रहा है, यहाँ पे एंट्री कर रहा है, तो यहाँ ये जो एंट्री पॉइंट हमारा होता है, इस एंट्री पॉइंट के ऊपर कुछ स्फिंक्टर मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर मसल हम बोलते हैं। और ये मसल्स क्या करती हैं, यहाँ पर उसकी एंट्री करवाती है, कि उसको रिलैक्स होती हैं, उसको प्लेस देती हैं कि वो आगे एंट्री कर पाए। कि इन स्फिंक्टर मसल्स के अंदर भी क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, रिलैक्सेशन होते हैं, एक बार सिकुड़ती है वो, एक बार फैलती है, और उसी के कारण ही जो फूड है वो यहाँ पर एंट्री करता है। तो यहाँ जहाँ से ईसोफेगस से एंट्री कर रहा है, दैट इज अपर स्फिंक्टर मसल्स, की जो अपर एब्डोमिनल रीजन के अंदर प्रेजेंट है। उसी तरीके से सेम ये जो रीजन होता है हमारा पाइलोरिक या पाइलोरस, यहाँ पर भी कुछ लोअर स्फिंक्टर मसल्स, यहाँ पर भी स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये मसल्स क्या करती हैं, उस फूड को आगे जब वो जा रहा है तो उसके जाने को उसके रेगुलेट कर रही हैं, उसको कि किस तरीके से वो एंट्री कर रहा है नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। तो ये स्टमक के अंदर होता है। अब स्टमक की बात करें कि स्टमक के अंदर क्या आया था, बॉलस ने एंट्री की थी। अब यहाँ पर क्या हुई, चर्निंग हो गई, ग्राइंडिंग हो गई, इसको और छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। तो यहाँ जो फूड प्रेजेंट है, अब उसे क्या बोला जाता है, यहाँ पर चाइम बोला जाता है। ड्यू टू फर्दर चर्निंग ग्राइंडिंग दिस बॉलस कन्वर्ट इनटू चाइम। अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, चाइम में कन्वर्ट हो गया। स्टमक के अंदर जो हम बात करें कि स्टमक में जो फूड है वो मेनली हम कहते हैं 3 to 4 आवर्स के लिए रहता है, कि इतना उसमें डाइजेशन होता है। बट क्या है कि वो डिपेंड करता है कि क्या हम खा रहे हैं, है ना। कि कुछ लोग ऐसे हैं कि सिर्फ वेजिटेरियन हैं, कि वो क्या खाएंगे, रोटी, राइस, या हम कहें दाल। कुछ नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं जो कि
अपने डाइट के अंदर हाईली प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा ले रहे हैं, तो जितना ज़्यादा हम फैटी या प्रोटीन डाइट वाला फूड खाएंगे तो उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है उसको डाइजेस्ट होने में। एक बेसिक सी चीज़ देखें कि पोटैटो की हम बात करें, आलू हम सब खाते हैं, हमारी डाइट के अंदर रोज़ या एक दिन छोड़ के हम खा ही लेते हैं आलू, है ना। अगर उस आलू की भी बात करें तो उसको डाइजेस्ट होने में नियर अबाउट 90 to 120 मिनट्स लग जाते हैं बेटा। 90 से 120 मिनट वो डाइजेस्ट होने में ले लेता है। तो वो डिपेंड करता है कि हम क्या खा रहे हैं, कितना प्रोटीन ले रहे हैं, कितना कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम वो डाइजेशन में लेगा। इसकी हम फर्दर बात करेंगे जब हम डाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टमक कि कौन से 4 पार्ट हैं, फंडस हैं जिसमें सिर्फ गैस प्रेजेंट है, कार्डियक पार्ट जहाँ से एंट्री हो रही है, बॉडी एंड पाइलोरिक जो कि आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो जाएगा, ठीक है। कुछ स्पिंसर मसल की हमने यहाँ पर बात की है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेकेंड वन इज लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम छोटी आंत या बड़ी आंत बोलते हैं। छोटी आंत बोल रहे हैं लेकिन उसकी लेंथ फिर भी ज़्यादा है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें उसको बड़ी बोल रहे हैं लेकिन उसकी लेंथ कम है। वो उसकी भी हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमने पढ़ा स्टमक से एंट्री हुई यहाँ पर। ये जो हिस्सा हमें नज़र आ रहा है दैट इज़, ये हमारा क्या है, ये जितना भी पोर्शन इस तरीके से कर्व्ड पोर्शन हमें दिख रहा है दैट इज अवर स्मॉल इंटेस्टाइन। नियरली 6.5 to 7 मीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन को भी बेटा हम क्या करते हैं, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। इनको भी हमने अलग अलग 3 नाम दे दिए हैं। कैसे दे दिए हैं, देखो जैसे ही फूड ने एंट्री की स्टमक में, स्टमक हम यहाँ देखो, स्टमक छोटा सा बनाते हैं हम यहाँ पर कि ये हमने जे शेप स्टमक बनाया। अब इस स्टमक से ये जो सी शेप की स्ट्रक्चर अराइज होगी यहाँ से, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर स्मॉल इंटेस्टाइन इज नॉन एज ड्यूडेनम। कि ये जो सी की शेप की स्ट्रक्चर हमें बनाई दिखती है इस तरीके से, ये जस्ट आपके लार्ज इंटेस्टाइन के पीछे की तरफ है कि ये देखो यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर निकल रही है, ये सी की शेप की जो स्ट्रक्चर होती है दैट पार्ट इज नोन एज ड्यूडेनम। उसे हम क्या बोलेंगे, ड्यूडेनम बोलेंगे। स्मॉल पार्ट होता है, ज़्यादा इसकी लेंथ नहीं होती, सिर्फ ये सी सेक्शन वाला है। इसके बाद ये सी सेक्शन के बाद इस तरीके की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आ गई एंड दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज जेजुनम। सेकेंड पार्ट हमारा क्या हो गया यहाँ पे, जेजुनम। इससे जेजुनम का जो साइज है वो हमारा ड्यूडेनम से क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर आ जाती है। इसके बाद लास्ट पार्ट पे हम चलें दैट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। इलियम की जब हम यहाँ बात करते हैं तो इलियम जो है दैट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ अवर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमने क्या किया, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज ड्यूडेनम, सेकेंड वन इज जेजुनम एंड थर्ड वन इज इलियम। 3 पार्ट्स हो गए। तीनों की शेप भी हमने देख ली कि यहाँ से पहला पार्ट होगा ड्यूडेनम, फिर ये कॉइल पार्ट होगा जेजुनम एंड देन हाईली कॉइल्ड पार्ट, वेरी हाईली कॉइल्ड पार्ट। कॉइल्ड प्रेजेंट है क्योंकि इतनी बड़ी स्ट्रेट तो आ ही नहीं सकती, कितनी है, 6.5 से 7 मीटर लंबी है, इतनी तो हमारा शरीर भी लंबा नहीं है, तो कॉइल्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो दिस इज अवर स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे जो अगर हम बात करें ना डाइजेशन की, तो जो मेन डाइजेशन होता है बेटा हमारा वो यही होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंटेस्टिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं और ये इंटेस्टिनल ग्लैंड्स क्या करती हैं, बहुत सारे एंजाइम्स को सीक्रेट आउट करती है, कुछ जूसेस को वो रिलीज करती है। तो वो क्या करते हैं, सब मिलकर उसमें से कोई कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा है, कोई फैट को डाइजेस्ट कर रहा है। इतना सब कुछ जो हम खाए जा रहे हैं उसको कौन डाइजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटेस्टिनल ग्लैंड से रिलीज होने वाले एंजाइम्स कर रहे हैं। इंटेस्टिनल ग्लैंड से जो लिक्विड रिलीज हो रहा है, जो जूस रिलीज होता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सक्कस एंटेरिकस नाम से जो फ्लूइड वहाँ से रिलीज होता है, जो कि मेन रोल करता है कि डाइजेशन में हेल्प करता है। तो दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन कि किस तरीके से हाईली कॉइल्ड है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन की
लास्ट हम यहाँ पर बात करें, इनमें भी ये जो फोल्डिंग्स होती हैं इनको भी हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे रज बोलते हैं। रज हमने पहले भी पढ़ा है, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है, देखो सोचो फटाफट से, कहाँ पढ़ा है ये वर्ड हमने, रज। ये जो वर्ड हमने पढ़ा है, ये जब हमने फर्स्ट लेक्चर में ऑरल कैविटी की बात की, उस ऑरल कैविटी के अंदर फोल्डिंग्स हमने पढ़ी थी। जब हम फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी की बात करते हैं तो उस बक्कल कैविटी के फ्लोर पे हमने बहुत सारी फोल्डिंग्स पढ़ी थी, तो वो हमारे यहाँ भी प्रेजेंट है। सिर्फ हमारे ऑरल कैविटी में नहीं होती है, हमारे स्टमक में भी होती है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो फोल्डिंग्स हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो है ना हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है हाईली वेस्कुलराइज होती है, हाईली वेस्कुलराइज, क्योंकि मेन जो डाइजेशन है, जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होता है, हमारा यहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसके बाद यहाँ हम बात करें, नेक्स्ट बात करेंगे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की। देखो इस डायग्राम में ये वाली जो स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख रहे हो, ये क्या है हमारी, इसके चारों तरफ, दिस इज अवर लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन वाला हिस्सा तो कौन सा है कि ये जो सेंटर वाला हिस्सा है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, और इसके चारों तरफ जो बनी हुई है दैट इज अवर लार्ज इंटेस्टाइन। ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। इसी को ही हम पढ़ेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे जुड़ती है आके, और वो कैसे ओपन होती है। देखो इसका हम एक अलग से डायग्राम बनाते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन इज, इस तरीके से आता है कीकम, सॉरी सीकम। इसमें देखो थोड़ा सा स्वॉलन पार्ट होता है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है साइज में। अभी इसका एज सच कोई फंक्शन नहीं होता, ये वेल डेवलप्ड होता है, जो कि हर्बीवोरस होते हैं, लाइक रैबिट है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं बेटा जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं, कि ज़्यादा सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो इसका साइज ये वेल मॉडिफाइड या डेवलप्ड होती है उन हर्बीवोर्स में जो सेलुलोज का कंटेंट ज़्यादा ले रहे हैं अपनी डाइट के अंदर। हमारी बॉडी में ऐसा कुछ होता नहीं है कि हमारी बॉडी में सेलुलोज तो डाइजेस्ट होने नहीं देते, लेते नहीं हैं हम अपनी डाइट के अंदर, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा आ गया यहाँ पे स्वॉलन पार्ट। इस स्वॉलन पार्ट के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे देखो बेटे इस तरीके से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इसके बाद हम आगे चले, इस तरीके से फोल्डिंग्स आएंगी, इस तरीके से फोल्डिंग्स आएंगी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में, इस तरीके से। ऐसे ही तो देखा था ना हमने डायग्राम के अंदर, इस तरीके की स्ट्रक्चर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की प्रेजेंट होती है। फिर यहाँ पे एस की शेप आएगी, सिग्मॉइड शेप हम बोलते हैं। तो देखो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम। सीकम की हम बात करें तो दैट पार्ट इज सीकम, थोड़ा सा ब्रॉड एरिया जो हमें स्वॉलन स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है। इस सीकम पे क्या होती है, यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। इसकी भी अभी हम आगे बात करेंगे। पहले सीकम से आगे चले तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है, सेकेंड पार्ट आता है दैट इज कॉलॉन। तो ये हमारा कौन सी स्ट्रक्चर हुई यहाँ पर, कॉलॉन। अब इस कॉलॉन को भी हमने 3 हिस्सों में बांट दिया, 3 हिस्सों में, कि ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसे हमने क्या बोल दिया, एसेंडिंग कॉलॉन। देन इधर जा रहा है इसे हमने क्या बोल दिया, ट्रांसवर्स कॉलॉन, ट्रांसवर्स कॉलॉन। फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इसे हमने क्या बोल दिया, डिसेंडिंग कॉलॉन। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको आप इजीली याद कर सकते हो। भाई असेंडिंग ऊपर जा रहा है, सीधा जा रहा है, ट्रांसफर नीचे की तरफ आ रहा है तो डिसेंडिंग हो गया। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो। तो जो फूड है वो इस तरीके से, दैट इज अ कॉलॉन। इसके बाद ये एस शेप स्ट्रक्चर यहाँ पर बनती है एंड दैट थर्ड पार्ट इज नोन एज रेक्टम। उसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टम। अब यहाँ देखो बेटा कि ये जो कॉलॉन है ना, कॉलॉन वाले हिस्से में क्या प्रेजेंट होता है, बहुत सारी मसल्स होती हैं, बैंड ऑफ मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से बैंड ऑफ मसल्स होते हैं, थ्री बैंड्स होते हैं। अगर हम बात करें 3 बैंड्स होते हैं, मैंने 2 बनाए, एक इधर है एक इधर है, एक जस्ट इसके पीछे होता है, ठीक है। 3 बैंड्स ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, टीनिया कोलाई हम इनको बोलते हैं, कि कोलोन वाले हिस्से में होती हैं ये टीनिया कोलाई।
अब देखें ये जो कॉलोन वाला हिस्सा है इसको हम क्या देख रहे हैं कि एक स्पेशल स्ट्रक्चर है ना, इस तरीके की स्ट्रक्चर है। ड्यू टू दीज बैंड ऑफ मसल्स इनकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है, ये हमें कुछ इस तरीके की नज़र आती हैं। तो ये जो इस तरीके की स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रही है, ये जो बॉक्स हमें नज़र आ रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स को, इन बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, हॉस्ट्रा बोलते हैं। क्लियर कि इन बैंड इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हॉस्ट्रा बोलते हैं। तो दीज आर प्रेजेंट इन अवर ऑल ओवर द कॉलोन सेक्शन। इसके बाद ये यहाँ पे एस शेप की स्ट्रक्चर आती है जिसे हम रेक्टम बोलते हैं। रेक्टम वो प्लेस कि जहाँ पर जो हमारा फीकल मैटर है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो स्टोर होता है, और फिर एनस के थ्रू कि वो हमारे बॉडी से बाहर पास आउट हो जाता है। यहाँ पर भी कुछ एनल स्पिंस्टर मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि बॉल मूवमेंट करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है, रिलैक्स करती है, जिसके थ्रू फीकल मैटर बाहर निकलते हैं, जिसे हम एक नेम दे देते हैं डीफिकेशन। ठीक है, अब देखो बेटा हमारा बच रहा है ये एक पार्ट, दैट इज अपेंडिक्स। बेटा तो ये क्या है, हमारा अपेंडिक्स है, वेस्टिजल अपेंडिक्स हम इसे बोलते हैं। इस वेस्टिजल अपेंडिक्स के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, जो कि काफ़ी बार हेल्प करते हैं कि वो हमारी बॉडी को हार्म नहीं कर रहे हैं, या उन्हें हमारी बॉडी से फूड मिल रहा है तो कोई हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो एज अ वेस्टिजल ऑर्गन वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन काफ़ी बार क्या होता है कि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण पेन होने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है उसमें। ठीक है, तो वो जो इन्फ्लेमेशन वहाँ पर होती है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, यहाँ पे अपेंडिसाइट्स हम उसे बोलते हैं। अपेंडिसाइट्स इज द इन्फ्लेमेशन इन द वेस्टिजल अपेंडिक्स, कि उसमें जब इन्फ्लेमेशन पेन, तो उस टाइम पे डॉक्टर क्या करता है, एंटीबायोटिक्स दे रहा है कि उससे वो ठीक हो जाता है। लेकिन काफ़ी बार मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि पेन ज़्यादा है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, कि वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसे क्या कर दिया जाता है, सर्जिकली उस हिस्से को रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से, और उसे हम क्या नाम देते हैं, यहाँ पे अपेंडेक्टोमी हम उसे बोलते हैं। अपेंडेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, कि वहाँ से उसे रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि एज सच उसका कोई फंक्शन नहीं है हमारी बॉडी में, इसीलिए उसे रिमूव कर दिया जाता है, ताकि उसके आसपास जो और ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं उनमें भी वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो और वो डैमेज होना शुरू ना हो, तो इसलिए उसे रिमूव कर दिया जाता है। देखो ये वाला जो हिस्सा हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, दैट इज़ योर अपेंडिक्स, ये कॉलोन है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करें, ये कॉलोन से शुरू हुआ है और यहाँ पर ये हॉस्ट्रा यहाँ प्रेजेंट है, 3 टीनिया कोलाई यहाँ पर प्रेजेंट है, तो बैंड ऑफ मसल्स तो इस हिस्से से चलता आ रहा है। तो यहाँ से एस शेप जो हमने बात की, ये हमारा क्या हो गया, रेक्टम, और यहाँ पर एनल स्पिंस्टर मसल्स होती हैं जो कि कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके फीकल मैटर को बॉडी से बाहर निकालती है, जिसे हम डीफिकेशन बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट बेटा अवर डाइजेस्टिव सिस्टम की जितनी भी एनाटॉमी थी कि कौन सा पार्ट है वो कहाँ प्रेजेंट है, कैसी उसकी शेप है, वो सारा हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ हिस्टोलॉजी की बात करेंगे कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसकी हिस्टोलॉजी की बात करेंगे कि कौन कौन सी लेयर्स, कैसे मल्टीपल लेयर के अंदर यहाँ पर टिश्यू कौन से प्रेजेंट है, क्या उनकी स्ट्रक्चर होती है, फूड के कांटेक्ट में कौन सी लेयर होती है, तो उसको हम जानेंगे। तो ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा पूरा देख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल या हिस्टोलॉजी ऑफ गट। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से पढ़ें और इसमें से अपनी क्वेरीज लें और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।